आज आपसे मैं समुद्री बीमा में जो संकट हैं या आपत्तियां हैं या जिसको अपन जोखिम कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एमकॉम में विभिन्न विश्वविद्यालयों में और स्वशासी महाविद्यालयों में सामान्य बीमा का पेपर होता है, जिसके अंतर्गत समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और अन्य बीमा शामिल होते हैं। या ये कह लीजिए जीवन बीमा को छोड़कर जितने भी बीमा होते हैं सब अन्य बीमा, सामान्य बीमा की या जनरल इंश्योरेंस श्रेणी में आते हैं। तो इसके अंतर्गत आप समुद्री बीमा पे आज हम चर्चा करेंगे कि समुद्री बीमा में किस तरह की जोखिमें होती हैं, या जिसको कहीं कहीं पर विपत्ति, किसी अन्य किताब में संकट या आपदा कहा गया, या इंग्लिश में एक ही शब्द है इसके लिए, पेरिल्स ऑफ मेरीन इंश्योरेंस। जब हम समुद्री बीमा की बात करते हैं तो समुद्री यात्राओं की बात होती है। इस आधुनिक युग में भी एक देश से दूसरे देश पे जब आयात निर्यात होता है तो माल के परिवहन के लिए हम सामान्यतः समुद्री मार्गों पर ही ज्यादातर आश्रित होते हैं। कारण स्थल मार्ग की अपनी समस्याएं हैं। एक देश से दूसरे देश में जब सड़क या रेल जाती हैं तो वहाँ अनुमति की समस्या आती है। दूसरे देश में हो सकता है कि मित्र देश ना हो तो वे अपने देश में रेल या सड़क यातायात को अनुमति ना दें, या वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, या ये हो सकता है कि दो देशों के बीच में आपस में व्यावसायिक संबंध नहीं है। दूसरा विकल्प आता है वायु मार्ग। वायु मार्ग से माल तेजी से एक देश से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया तो जा सकता है, किंतु बहुत भारी मात्रा में जब माल जाना होता है, बड़ी मात्रा में माल होता है तो संभव नहीं है। दूसरा, वायु यातायात लागत की दृष्टि से एक अति महंगा कार्य माना जाता है। बहुत ज़्यादा लागत आती है या किराया बहुत अधिक होता है। तो हमारे पास जब आयात निर्यात की बात होती है तो माल को एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए समुद्री मार्ग का ही विकल्प बचता है, जिसमें माल अपेक्षाकृत कम लागत पर स्थानांतरित होता है और बहुत बड़ी मात्रा में माल भी ले जाया जा सकता है। समुद्री बीमा के अंतर्गत यदि हम कहें कि किन किन पदार्थों की या वस्तुओं की जोखिम होती है, तो जोखिम जो है सबसे पहले जहाज की जोखिम होती है। जहाज के बाद जो उस पर रखा गया माल है उसकी जोखिम है, या यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं उनके जीवन का जोखिम होता है, उनके सामान का जोखिम होता है। इस तरह बहुत बड़ी संख्या में यदि यात्री जा रहे हैं या बहुत बड़ी मात्रा में माल जा रहा है तो उसका किराया भी बहुत बड़ी राशि होती है, इसका भी जोखिम होता है, इसका भी बीमा कराया जाता है। या जो जहाज के ऊपर रखा हुआ रसद है, स्टोर्स है, अन्य सामग्री है, जैसे कि लाइफ बोट्स हैं या अन्य वस्तुएं हैं, मशीनें हैं, क्रेन्स हैं, इनका भी बीमा कराया जाता है। अब हम ये कहें कि समुद्री बीमा के अंतर्गत कहाँ से जोखिम शुरू होता है और कहाँ तक जोखिम माना जाता है, तो अनेकों बार यदि स्थल मार्ग से माल जहाज तक पहुंचाना है तो उस जोखिम को भी जो है शामिल किया जाता है। इसके लिए जो है बीमा कराते समय समझौता कर लिया जाता है या अनुबंध कर लिया जाता है कि स्थल मार्ग पर भी जब माल का परिवहन होगा तो उसका जोखिम भी शामिल होगा। इसी तरह गंतव्य पर जब जहाज से माल उतरता है, वहां से स्थल मार्ग पर कहीं ले जाना है तो कई बार उसके लिए भी बीमा कराते हैं। किंतु जरूरी यह है कि बीमा कराते समय आपदा वाक़ई के अंतर्गत इसको शामिल कराना चाहिए या इसके बारे में समझौता हो जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। संक्षेप में ये कह सकते हैं हम कि समुद्री बीमा के अंतर्गत एक स्थान से या किसी व्यवसायी या उत्पादक के गोदाम से लेके क्रेता पक्ष तक या उसके गोदाम तक
जब माल पहुंचाना है वहां तक के जोखिम को भी समुद्री बीमा में शामिल किया जाता है, या ये कह लेंगे हम कि जल मार्ग के साथ साथ भूमि मार्ग पर जब माल का परिवहन होता है उसके बीमा को भी शामिल कराया जा सकता है, या इसके संबंध में जिस तरह के अनुबंध किए जाते हैं उसके आधार पर बीमा होता है या जोखिम का निर्धारण होता है। जब समुद्री बीमा में हम जोखिमों की बात करते हैं तो इन्हें जो है प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपत्तियां या संकट इसके आधार पर बांटा जा सकता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित आपत्तियां हैं या मानव द्वारा उनके कार्यों से उत्पन्न संकट है, इनकी बात कर सकते हैं। या इसके अलावा कुछ अन्य जोखिमें भी होती हैं, जैसे युद्ध के कारण जो है जोखिम हो जाता है, या अन्य कुछ जोखिम हो सकते हैं, या आंतरिक परिवहन है उसमें जोखिम हो सकते हैं। तो मुख्यतः हम समुद्री बीमा की जोखिमों को 3 हिस्सों में बांटते हैं: प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपत्तियां या आपदाएं या जोखिम, दूसरा मानव द्वारा निर्मित आपत्तियां या जोखिम है, और तीसरा इनके अलावा कुछ अन्य जोखिमें भी हैं जिसमें युद्ध है या आंतरिक परिवहन संबंधी जोखिम है। सबसे पहले हम प्रकृति द्वारा उत्पन्न जोखिम की बात करते हैं, जो कि बीमा पत्र के अंतर्गत जिन जोखिमों को शामिल किया जाता है। पहला जोखिम है सागर की जोखिमें, कि समुद्री मार्ग में जो जोखिमें आती हैं या प्राकृतिक रूप से यात्रा के दौरान जो जोखिम आती है, जैसे कि तूफान का आ जाना, समुद्र का में बहुत तेज वायु का प्रवाह, जिसके कारण वायु प्रवाह के कारण कई बार जहाज को रुकना पड़ता है, वायु की अत्यंत तेज गति से बहने पर जहाज को कई बार रुकना पड़ता है, या इसके कारण जहाज के अंदर पानी या नमी की मात्रा बढ़ जाती है, या जहाज कई बार जो है रेत में फंस जाता है, या पानी के तल के नीचे, ऊपर से तो पानी सामान्य दिखता है किंतु हो सकता है उसके नीचे जो है कोई टापू हो या कोई उठी हुई जमीन हो, तो उस जगह जाके जहाज फंस जाते हैं या उससे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इस तरह कई प्राकृतिक कारण से समुद्री मार्ग में जोखिमें हमेशा बनी रहती हैं, या ये कह लें हम विकास के इस दौर में, इस 21वीं शताब्दी में भी समुद्र के बारे में हमारी जानकारी आज भी बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि निश्चिततः हम सब जानते हैं कि भूतल की तुलना में समुद्र दुगने से ज्यादा है, और वहां पर यात्रा करते समय हर बार जोखिमें बनी रहती हैं या अलग अलग परेशानियां या समस्याएं आती रहती हैं। तो मुख्यतः हम ये कह लें कि प्रकृति द्वारा समुद्री यातायात के दौरान तूफान, तेज गति की वायु, समुद्र के पानी के नीचे टापुओं का होना, या किसी बड़े समुद्री जीव द्वारा जहाज को या माल को नुकसान पहुंचाना। अब इन जीवों के बारे में भी हमारे पास बहुत सीमित जानकारी है, कहाँ पर पाए जाएंगे, कब हमला करेंगे, कब नुकसान पहुंचाएंगे, इसके बारे में सामान्यतः पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकते। तो कई बार इन समुद्री जीव जंतुओं के कारण भी नुकसान होता है। इसी तरह कहीं कहीं पर अचानक समुद्र में बहुत रेत के बड़े टीले बन रहे होते हैं, उनसे हानि होने की संभावना रहती है, या अत्यंत तेज वर्षा होना, जो निश्चिततः जहाज के ऊपर बहुत तेज लगातार बारिश होगी तो उससे भी कई बार नुकसान की संभावनाएं रहती हैं, या जब तूफान होते हैं तो बहुत तेज हवा के साथ बहुत तेज वर्षा होती है। तो इन सब जोखिमों को हम सागर की आपत्तियों में शामिल करते हैं, और सामान्यतः समुद्री बीमा अनुबंध में इन संकटों का उल्लेख होता है, और इससे यदि हानि होती है तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार बीमादार को या जहाज के मालिक को, माल के मालिक को, भाड़े के मालिक को प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर है प्रकृति द्वारा दूसरी जो है
जोखिम है अग्नि की जोखिम। जहाज में आग लग सकती है। आग लगने के कारण जो है जहाज के ईंधन में आग लग जाना, या आग से जो है माल का झुलस जाना, धुएं से माल का खराब हो जाना, या जहाज पर बिजली गिर जाना, उससे आग लग जाना, या सामान्य कोई कार्य किया जा रहा है और उसके कारण जहाज में आग लग जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि सामान्य कार्य, जैसे जहाज में, चलते जहाज में भी कई बार जो है कुछ ऐसे काम करने की आवश्यकता होती है जिसमें अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। या ईंधन है, अब ईंधन जो है क्रूड ऑयल हो सकता है, या बैटरी से संचालित हो रहा है, या किसी अन्य ऊर्जा से, तो उसमें भी कई बार आग लग जाती है। तो अग्नि से भी जो है जहाज पर रखे हुए माल या जहाज, इनको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न इस तरह की अग्नि के कारण पे यदि नुकसान होता है तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा लेते समय आपत्ति वाक्य में इसे शामिल कराया जाता है कि अग्नि से भी जो है यदि हानि होगी तो उसकी भी क्षतिपूर्ति। मुख्य बात ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि समुद्री बीमा पत्र में, या जिसको अपन पॉलिसी कह सकते हैं, बीमादार और बीमादाता या बीमा कंपनी के बीच में पहले ही स्पष्ट कर लिया जाता है कि कौन कौन सी जोखिमों का बीमा किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जो कोई विवाद ना हो और किसी पक्ष को भी ये ना लगे कि उससे नुकसान हो रहा है। उसके आधार पर ही प्रीमियम का निर्धारण होता है, क्योंकि प्रीमियम के बदले ही अनुबंध होता है या प्रीमियम बदले ही क्षतिपूर्ति देने का वचन बीमा दाता या बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मानव द्वारा उत्पन्न आपत्तियां। ये वो समस्याएं हैं, वो संकट हैं जिनका मूल कारण मनुष्य या मानव होते हैं। इसमें हम मनुष्यों को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक तो जहाज के ऊपर के जो व्यक्ति हैं या जिनका संबंध जहाज से है, वे व्यक्ति होते हैं। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जिनका जहाज संबंधी नहीं है किंतु मनुष्यों द्वारा ही कोई हानि हो रही है। जहाज के व्यक्तियों द्वारा जो हानि होती है, इसमें पहला होता है जेटिसन। जेटिसन का आशय यह है कि कई बार समुद्री यात्रा के दौरान जहाज को बचाने के लिए या जहाज पे रखे हुए माल को बचाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जहाज के वजन को कम किया जाए, क्योंकि यदि उतना वजन है तो ये लग सकता है जहाज के नौकर्मियों को या कप्तान को कि पूरा जहाज डूब जाएगा या माल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में वजन कम करने के उद्देश्य से जहाज से कुल माल को फेंक दिया जाता है। हम बात कर रहे थे जहाज के व्यक्तियों द्वारा जहाज को नुकसान पहुंचाना या उनके कारण जो क्षति होती है उसकी बात कर रहे थे। जेटिसन का आशय होता है कि जहाज के कप्तान द्वारा या जहाज पर नौकर्मियों द्वारा सोच समझकर माल को समुद्र में डाल देना या जहाज के हिस्से को अलग कर देना। उद्देश्य ये होता है कि जहाज को बचाया जाए, माल को बचाया जाए, नुकसान को, हानि को कम से कम किया जाए। ऐसी स्थिति में कई बार यह आवश्यक हो जाता है कि जहाज डूबने की संभावना है या माल में कोई इस तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होनी या केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया है जिसके कारण धीरे धीरे दूसरा माल भी नुकसान होगा या पूरे जहाज को नुकसान हो सकता है, या जहाज पर वजन बढ़ गया है तो जहाज को हल्का करना है। ऐसी स्थिति में कप्तान या जहाज के कर्मी जो है जहाज से कुछ माल को समुद्र में फेंक देते हैं या किसी स्थान पर उतार देते हैं या जहाज के हिस्से को अलग कर दिया जाता है। उद्देश्य जो है हानि की मात्रा को कम करना होता है। तो यदि इस उद्देश्य से जहाज के कर्मियों द्वारा माल को समुद्र में फेंका जा रहा है या माल को किसी स्थान पर उतारा जा रहा है जहां से फिर से प्राप्त करना संभव नहीं है,
या जहाज के हिस्से को अलग कर दिया जाता है, तो इसको हम जेटिसन की श्रेणी में लाते हैं और इसके लिए सामान्यतः बीमा अनुबंध करते समय ही इस जोखिम के लिए भी आपत्ति वाक्य में इससे जुड़ा लिया जाता है और इसकी क्षतिपूर्ति बीमादाता द्वारा बीमादार को की जाती है। आगे है बैरेटरी। बैरेटरी का आशय है कि यहां भी जहाज के कर्मियों द्वारा ही माल को या जहाज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किंतु यहां पर उद्देश्य जो है मालिक के हितों की रक्षा करना नहीं है। मालिक के ज्ञान के बिना माल को हटाया जाता है या किसी गलत तरीके से किसी और को दे दिया जाता है, तो यहां पर मालिक की कोई सहमति नहीं होती है। ये जो भी काम कर रहे हैं या तो जहाज के कप्तान के द्वारा किया जा रहा है या जहाज पर जो चालक दल है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह की जो क्षति होती है इसको हम बैरेटरी कहते हैं और ये जहाज के कर्मियों द्वारा या कप्तान द्वारा अपने स्वयं के हित में किया गया कार्य होता है। इस तरह के कार्य को जहाज के मालिक की सहमति प्राप्त नहीं होती है। उद्देश्य जहाज के मालिक को या माल के मालिकों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य होता है। तो इसके लिए भी बीमा अनुबंध लेते समय बीमा करा लिया जाता है या आपत्ति वाक्य में इसको जुड़वा लिया जाता है कि यदि बैरेटरी से कोई नुकसान होगा, जहाज के कर्मी दल द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उसके लिए भी क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान करते हैं। फिर मानव द्वारा निर्मित संकटों में दूसरा प्रकार है बाहरी व्यक्तियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाना। इसमें है शत्रु सागर या समुद्री दस्यु या इस तरह के अन्य जोखिम। सामान्यतः ये दस्यु जो है नुकसान पहुंचाकर समुद्री किनारे में बसे हुए जंगलों में फिर चले जाते हैं या अचानक हमला करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, माल लेकर या कुछ अन्य वस्तुएं लेकर वहां से भाग जाते हैं। तो इस तरह के दस्युओं से जो नुकसान होता है, यही कहते हैं कि समुद्र के सागर के शत्रु हैं, समुद्र के शत्रु हैं। तो इनके द्वारा यदि कोई जोखिम हानि पहुंचाई जाती है तो उस जोखिम के लिए भी बीमा कराया जा सकता है। फिर है युद्ध की जोखिम। यहां पर भी जोखिम मनुष्यों द्वारा ही पहुंचाई जा रही है। जहाज किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहा है जहां के कुछ देशों के बीच में तनाव की स्थिति है या युद्ध छिड़ा हुआ है। जिस समय यात्रा शुरू की थी तब मालूम नहीं था कि वहां युद्ध हो रहा है, या किसी देश द्वारा युद्ध घोषित कर दिया गया और उसके कारण जहाज को नुकसान होता है, चाहे वो समुद्री हमला हो, सबमरीन से हमला हो, टारपीडो से हमला हो या गोलीबारी हुई हो। तो इस तरह की जो युद्ध संबंधी जोखिम है इसका भी बीमा कराया जा सकता है, किंतु लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि बीमा करते समय इस तरह की जोखिमों का उल्लेख जो है बीमा पत्र में कर दिया जाए, तो ही इस तरह की जोखिमों के जो है सुरक्षा प्रदान होती है और क्षतिपूर्ति प्राप्त होने का अधिकार होता है। फिर है चोरी का जोखिम। आज भी जो है समुद्री क्षेत्रों में कई देशों में या कई अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लें, आज भी समुद्री डाकू होते हैं। जैसे विशेषकर कह लीजिए आप इथोपिया, सोमालिया, यहाँ आज भी कई जो है डाकुओं के दल हैं जो कि समुद्री मार्ग पर जाते हुए जहाजों पर हमला करके वापस अपने देश में चले जाते हैं, या इनके ऊपर उन देशों की सरकारों का भी नियंत्रण नहीं है और ये यदाकदा हमला करते हैं, बलपूर्वक जहाज में प्रवेश करते हैं या जहाज को अपहृत करने की कोशिश करते हैं। उसके बदले में या तो माल मांगते हैं या कुछ अन्य मांगते हैं, सामान्य मांगते हैं। तो इस तरह की जोखिमों का भी बीमा कराया जा सकता है और इसकी भी क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यदि इस तरह का समुद्री डाकुओं द्वारा जो किसी देश में रह रहे हैं हमला करके नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इस तरह के जोखिमों का भी बीमा कराया सकता है, किंतु आवश्यक यह होता है कि बीमा अनुबंध पत्र में आपत्ति वाक्य में या पेरिल क्लास में इसे जोड़ा दिया जाए।
इन जोखिमों के अलावा कुछ अन्य जोखिम भी होते हैं जिनका बीमा कराया जा सकता है, जैसे युद्ध के शस्त्रास्त्र का जोखिम है। युद्ध के शस्त्रास्त्र ले जाए जा रहे हैं, उनके कारण नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि जहाज पर माल के साथ साथ कुछ शस्त्र भी ले जाए जा रहे हों, या इन शस्त्रों के कारण कुछ विस्फोट होता है या नुकसान होता है। तो इस तरह के जोखिमों को भी शामिल कराया जा सकता है। कई बार ये होता है कि अचानक जो है किसी देश द्वारा युद्ध के कारण या जहाज को अधिग्रहित करके, शस्त्रास्त्र का उपयोग करके उन्हें अधिग्रहित कर लिया जाता है, स्थान परिवर्तन करने के लिए विवश किया जाता है और जहाज को बंधक बना लिया जाता है, या माल को बंधक बना लिया जाता है, या जहाज कर्मियों को बंधक बनाया जाता है। तो इस तरह के जोखिमों से बचने के लिए भी समुद्री बीमा के अंतर्गत बीमा कराए जाने की व्यवस्था है। फिर है आंतरिक परिवहन संबंधी जोखिम। अनेकों बार जो है माल किसी व्यवसायी या उत्पादक के गोदाम से पहले स्थल मार्ग से समुद्री बंदरगाह तक पहुंचाए जाते हैं। गंतव्य बंदरगाह तक पहुंचने के बाद वहां से माल को उतारकर क्रेता या किसी संस्था या किसी उत्पादक के गोदाम तक पहुंचाना होता है। तो वहां पर भी स्थल परिवहन की आवश्यकता होती है। तो समुद्री बीमा के अंतर्गत इस तरह के माल के संबंध में आंतरिक परिवहन के लिए जो जोखिम है इस दौरान, उनके लिए भी बीमा कराया जा सकता है। किंतु आवश्यक ये है कि बीमा अनुबंध करते समय इस जोखिम का, इस विपत्ति का या संकट का उल्लेख पेरिल क्लास में या जोखिम वाक्य में करा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य जोखिमें भी हो सकती हैं जिनके बारे में जहाज का मालिक, माल का मालिक, भाड़े के मालिक या जिन्होंने बंधक रखा हुआ है माल को या जहाज के, वो बंधक ग्रहीता या निक्षेप ग्रहीता, अन्य जोखिम यदि कुछ होते हैं तो उसके बारे में भी बीमा पत्र में उल्लेख कराया जा सकता है और उन जोखिमों को भी शामिल कराया जा सकता है। जैसे एक जोखिम ये हो सकता है कि निश्चित समय में यदि माल नहीं पहुंचा तो उसके कारण माल को हानि होती है, तो इसकी जोखिम भी जो है बीमा कराया जा सकता है कि सामान्यतः जितना समय लगता है उससे अत्यधिक समय लगने के कारण यदि नुकसान हो रहा है और वो कारण ऐसा है कि जो नौकर्मी है या चालक दल है उनके नियंत्रण के बाहर है, तो इस तरह के लिए भी अन्य जोखिमों के अंतर्गत बीमा कराया जा सकता है। अब हम यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि किस किस वस्तु के लिए जोखिम कराया जा सकता है। एक बार पुनः अपन इस पर पुनरीक्षण करें तो जहाज के लिए भी बीमा कराया जा सकता है। जहाज के लिए जो है दैवीय घटना, तूफान, अग्निकांड, युद्ध, कप्तान आदि की तो लापरवाही, इनसे जो है जहाज को जो है नुकसान होता है, उसके लिए बीमा कराया जाता है। इसी तरह जहाज में जो रसद है, सामग्री है, मशीनरी है, स्टोर्स है, फिटिंग्स है, इनका बीमा कराया जाता है। माल बीमा के अंतर्गत किसी तूफान से, अग्निकांड से, किसी दुश्मन देश द्वारा हमले से, जहाज के कर्मियों द्वारा जानबूझ के नुकसान पहुंचाने से या बिजली गिर जाने से, लाइटनिंग से नुकसान होता है, तो माल के लिए इन जोखिमों के विरुद्ध बीमा कराया जाता है। भाड़ा बीमा की बात करते हैं अपन। एक यात्रा में बहुत अधिक मात्रा में एक देश से दूसरे देश माल ले जाता है तो किराया भी बहुत बड़ा राशि का होता है, इसका भी बीमा कराया जा सकता है। दायित्व बीमा का भी प्रावधान किया जाता है। दायित्व बीमा का आशय हमारे लिए समुद्री बीमा में ये होता है कि किसी अन्य पक्ष को यदि कुछ नुकसान होता है तो उसका भी बीमा कराया जा सकता है। दो जहाज का आपस में टकरा जाना, जहाज का बंदरगाह पर टकरा जाना, या किसी सक्रिय नहर से सक्रिय रास्ते जाते समय किसी दूसरे जहाज को नुकसान पहुंचा जाना, तो ऐसी स्थिति में
किसी अन्य पक्ष को, जिसको अपन तृतीय पक्ष कहते हैं, उन्हें हानि होती है या उनको क्षतिपूर्ति देने की स्थिति आ सकती है, तो इसका भी बीमा हम कराते हैं या इन जोखिमों को भी शामिल करते हैं। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि समुद्री बीमा के अंतर्गत माल का, जहाज का, किराए का, भाड़े का और अन्य पक्ष को होने वाले दायित्वों के लिए भी बीमा जो है हो सकता है। इन जोखिमों को भी हम शामिल करा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।